सोचो एक आदमी जो तुम्हारे पीछे लाइन में खड़ा है, उसके हाथ में एक छोटी सी बैग है, लेकिन उसके दिमाग में एक लाश का वेट कैलकुलेट हो रहा है। जो पड़ोसी तुम्हें रोज सुबह गुड मॉर्निंग बोलते हुए पेपर उठाता है, ना जाने वो रात में किसी के गले काटकर उसे प्रिजर्व कर रहा है। जो कलीग तुम्हें ऑफिस में एक हल्की सी मुस्कान करते हुए मिलता है, ना जाने उसने कल रात किसी का खून करके आया हो। सीरियल किलर्स ये कोई मास्क नहीं पहनते, ये बिल्कुल हमारे जैसे ही दिखते हैं, नॉर्मल, सेफ और इंसानी। लेकिन अंदर एक मॉन्स्टर छुपा होता है जिसे लोगों को दर्द देने में मजा आता है, जिसके लिए हर रोज किसी की जान लेना एक एडिक्शन बन चुका है और तुम इन्हें कभी पहचान नहीं पाते, और जब पहचानते हो तब तक काफी देर हो चुकी होती है। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे लड़की की जो दिन में कॉलेज जाता था, शाम को कॉफी शॉप में काम करता था। वो एक लॉ स्टूडेंट था, कोर्ट रूम में बड़ा नाम बनाना चाहता था। उसके पास एक अच्छे लाइफ का सपना था और साथ ही में एक ऐसा राज भी था। किसी को नहीं पता था कि उसके आंखों के पीछे एक ऐसी दुनिया चलती है जिसमें सिर्फ अंधेरा और लाशें छुपी है। टेड बंडी का बचपन काफी कंफ्यूजिंग था। उसे लगता था कि उसकी माँ उसकी बहन है, और आखिर तक उसे ये बात भी पता नहीं चली कि उसके पिता कौन थे। अंदर ही अंदर वो आइडेंटिटी क्राइसिस से जलता रहा, लेकिन बाहर से एक परफेक्ट बनने का नाटक करते रहा। फिर एक दिन अचानक से उसकी गर्लफ्रेंड किसी कारण की वजह से उसे छोड़कर चली जाती है। तब टेड बंडी चिल्लाने के बजाय अंदर से ही कुछ ऐसा एक हैवान बन जाता है, और वो एक चीज डिसाइड करता है कि अभी मैं लड़कियों को बताऊंगा कि प्यार का बदला कैसे लिया जाता है। टेड ने अपने पैर में एक प्लास्टर कास्ट लगाया और लाइब्रेरी के बाहर खड़े रहकर किसी लड़की को आवाज देते हुए कहता था, एक्सक्यूज मी, कैन यू हेल्प मी लिफ्ट माई बुक्स। और जैसे ही लड़की उसके कार के पास आती तो अगले दिन ही अखबार में एक छोटी सी खबर में लिखा होता था, अनदर गर्ल मिसिंग। सब लोग हैरान थे, पुलिस भी कंफ्यूज थी कि आखिरकार लड़कियां गायब कैसे हो रही है। और टेड अगले दिन स्माइल करते हुए दोबारा कॉलेज में एंट्री मारता था। टेड बंडी ने 30 से ज्यादा लड़कियों को मार डाला, उनके यादों में उनके कपड़े और उनकी कुछ चीजों को संभाल कर रखा। बहुत से लाशों के साथ वो सोया भी। टेड बंडी कहता था कि मैं बिल्कुल तुम जैसा ही हूँ, सिर्फ मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूँ। जब टेड को पकड़ा गया तो सब लोग शॉक थे कि इतना होशियार और इतना अच्छा दिखने वाला लड़का ये कैसे कर सकता है करके। 1990 में जब उसे इलेक्ट्रिक चेयर के ऊपर बांधा गया तो उसकी आखिरी लाइन यही थी, टेल माई फ्रेंड्स आई सेड गुड बाय। दोस्तों, ये कहानी कोई इमेजिनरी कहानी नहीं है। ये कहानी है यूएसए के थियोडर रॉबर्ट बंडी की। एक ऐसा सीरियल किलर जो बाहर से दिखता था चार्म, इंटेलिजेंट और ट्रस्टवर्थी, लेकिन अंदर से था एक सैडिस्टिक मॉन्स्टर जो अपने चार्म का यूज करके 30 से भी ज्यादा लड़कियों को उसने मार डाला था। लेकिन बात है कि यह कहानी सिर्फ टेड अकेले की नहीं है। ये कहानी है उन सारे सीरियल किलर्स की जो आम शक्ल में घूमते लेकिन लोगों को शिकार बनाते रहते। चाहे फिर वो जेफरी डैमर हो, एड केन हो, या फिर रमन ड्रागो या साइनाइड मोहन हो, हर सभी की कहानियां अलग अलग है, लेकिन उन सबके दिमाग का अंधेरा एक जैसा ही था। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से उन सारे सीरियल किलर्स की साइकोलॉजी को समझते हैं और ये चीज समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे उनके लिए किसी की जान लेना कोई गुनाह नहीं बल्कि शौक बन चुका है। हर एक सीरियल किलर की कहानी उनकी पहले लाश से शुरू होती है। यह कहानी उनके बचपन से ही शुरू होती है, जहाँ पर उनका दर्द उनके दिमाग में बस जाता है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि नेचर और नर्चर दोनों मिलकर एक सीरियल किलर को बनाते हैं। नेचर वो उनका बायोलॉजिकल ब्रेन होता है, जहाँ पर उनके इमोशन का प्रोसेसिंग सिस्टम ही डैमेज या फिर डिफरेंट होता है। और नर्चर यानी कि एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पर उनका बचपन गुजरा हो, जहाँ पर उनका दर्द सीधा उनके दिमाग में बस गया हो और बदला लेने की भूख जग गई हो। जब उनका दिमाग एम्पैथी भूल जाता है, जब उनसे इंसानियत निकल जाती है, तब एक नॉर्मल इंसान एक किलर बनता है। 1963 में जेएम मैकडोनाल्ड ने एक थ्योरी बताई जिसे मैकडोनाल्ड ट्राइड्स भी कहते हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर ये साइकोलॉजिकल ट्रेट्स किसी बच्चे में फ्रीक्वेंटली पाए जा रहे हैं तो समझ जाओ उस बच्चे के साथ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है।
नंबर 1, इन्योरेसिस, जिसे क्रोनिक बेड वेटिंग भी कहते हैं। अगर कोई बच्चा 5 साल के बाद भी डेली नींद में पेशाब कर रहा है तो ये किसी अनरिजॉल्व ट्रॉमा या एंजाइटी या फिर किसी स्ट्रेस से गुजर रहा है। यह इस बात का सिग्नल देता है कि यह बच्चा अपने इमोशनल प्रेशर को झेल नहीं पा रहा है। नंबर 2, एनिमल क्रुएल्टी। किसी भी इनोसेंट प्राणी को टॉर्चर करना ये उनमें सिंपैथी कमी होने का सबसे बड़ा सबूत होता है। टेड बंडी ने खुद ये बात कबूल की थी कि वो स्ट्रे कैट्स को मारता था। जेफरी डैमर अपने स्कूल के लैब से डेड फ्रॉक्स को चुराता था और उन्हें प्रिजर्व करके रखता था। नंबर 3, फायर स्टार्टिंग। आग लगाना सिर्फ कोई मजाक नहीं होता है, यह उनके लिए उनके कंट्रोल का और उनके डिस्ट्रक्शन का पहला थ्रिल होता है। जहाँ पर आग लगाना उनके लिए एक ऐसा सिंबल होता है कि वो उस आग से पूरी दुनिया को जलाना चाहते हैं और अपने दिल के अंदर के पूरे गुस्से को रिलीज करना चाहते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे में अगर ये 3 चीजें पाई जा रही है तो ये डायरेक्ट सीरियल किलर बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यह सब कुछ डिपेंड करता है उनके बचपन की स्टोरी पर, उनके बैकग्राउंड पर। लेकिन अगर किसी बच्चे में फ्रीक्वेंटली अगर ये चीजें पाई जा रही है तो ये एक लास्ट वार्निंग का साइन हो सकता है कि ये इनमें कुछ तो ऐसी चीजें डेवलप करने वाला है जो उनके परिवार के लिए और इस सोसाइटी के लिए खतरनाक रहेगा। टेड बंडी को बचपन से उसकी मां ने अपने नाना नानी के पास रखा था। यह अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस को लेकर काफी कंफ्यूजिंग था। उसे लगता था कि उसकी माँ ही उसकी बहन है। वो बाहर से बिल्कुल एक चार्म रहता था और परफेक्ट बनने का नाटक करता था, लेकिन यह आइडेंटिटी क्राइसिस की वजह से उसके अंदर ढेर सारा गुस्सा भरा हुआ था। जेफरी डैमर का बचपन एक नॉर्मल बच्चे के जैसे शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसकी जिंदगी एक अंधेरे गुफा जैसी बनती रही। हर वक्त उसके पेरेंट्स लड़ते झगड़ते रहते थे। उनके घर में शांति और प्यार नाम की कोई चीज ही नहीं थी। जेफरी अकेला था, ना उसका कोई दोस्त था और ना ही कोई इमोशनल कनेक्शन। जेफरी डैमर छुपकर अपने कॉलेज के लैब से डेड एनिमल्स की हड्डियां चुराता था। लोगों को लगता था कि ये कोई एनाटॉमी स्टडी या फिर रिसर्च कर रहा है, लेकिन ये कोई साइंस नहीं था, ये एक पागलपन था। ये उन हड्डियों को प्रिजर्व करके रखता था। और जब डैमर पकड़ा गया तो उसने कन्फेशन किया कि मैं उन प्राणियों को कभी खोना नहीं चाहता था, इस वजह से मैं उनकी हड्डियों को कलेक्ट करके रखता था। उसका ये नीड टू पजेस, लोगों को अपने पास रखने का पागलपन, यही उसके क्राइम का आगे चलकर एक कोर मोटिव बना। एक वक्त आया जब जेफरी डैमर ने यह कन्फेशन दिया कि मुझे नहीं पता था कि प्यार क्या होता है, लेकिन मैं जिंदा लोगों को जिससे भी मैं प्यार करता हूँ, जिससे भी मैं चाहता हूँ कि वो लोग मुझे कभी छोड़कर ना जाए, वो किसी न किसी वजह से मुझसे दूर चला ही जाता। इस वजह से मैं उन्हें मार के मेरे पास रखता था। यह सिर्फ एक कन्फेशन नहीं था, ये एक तन्हा दिल की चीख थी। जब एक इंसान पूरी जिंदगी अकेला रहता है, तन्हा रहता है, तब उसे पोजीशन और प्यार का मतलब कुछ समझ ही नहीं आता है। सिर्फ उसे उस इंसान की मौजूदगी जरूरी होती है, चाहे फिर वो जिंदा हो या फिर मुर्दा। डैमर का जुनून कोई ये साइंस नहीं था, बल्कि ये एक पागलपन था जहाँ पर वो लोगों को खोना नहीं चाहता था, उन दोस्तों को कभी खोना नहीं चाहता था। इस वजह से वो उन्हें मारकर उन्हें प्रिजर्व करके रखता था। हर एक सीरियल किलर का एक बचपन होता है, लेकिन वो बचपन का दर्द ही उनका सबसे बड़ा कारण होता है। जब उनका यह दर्द उनके दिमाग से जुड़ जाता है और उनके अंदर बदला लेने की भूख जग जाती है। लेकिन सिर्फ एक ये दिमाग का गेम नहीं होता है, सीरियल किलर बनना इतना भी सिंपल नहीं होता है। अगला पार्ट तुम्हें बताएगा कि कैसे ये मॉन्स्टर आम लोगों की शक्ल में घूमते हैं, आपके आसपास रहते हैं और एक ऐसी जिंदगी जीते हैं जो दरअसल उनकी है ही नहीं। सीरियल किलर वो आपके साथ बस में भी बैठा हो सकता है, आपके साथ चाय पी रहा होता है, या फिर आपका कलीग भी हो सकता है, या फिर कोई अपना भी हो सकता है। साइकोलॉजिस्ट एक टर्म यूज करते हैं जिसे मास्क ऑफ सैनिटी कहते हैं, जिसमें सीरियल किलर अपना असली चेहरा दुनिया से छुपाना चाहते हैं, लेकिन उनका दिमाग एक बैटलफील्ड होता है। इनमें कुछ कॉमन ट्रेड्स होते हैं, जैसे कि हाई आईक्यू, सुपरफिशियल चार्म, एम्पैथी की कमी होना, या फिर पैथोलॉजिकल झूठ बोलने की आदत और मैनिपुलेशन मास्टर। यह सब मिलकर बनता है एक साइकोपैथी, एक ऐसी कंडीशन जिसमें इंसान में मॉरलिटी का कोई इमोशन ही नहीं होता है। टेड बंडी एक लॉ स्टूडेंट था, इंटेलिजेंट, हैंडसम और चार्मिंग। लड़कियां उसके साथ कंफर्ट फील करती थी, लेकिन उसके चार्म के पीछे छुपा था एक सैडिस्टिक प्रेडेटर। वो अपने पैर पर एक कास्ट बांधकर लाइब्रेरी के बाहर खड़ा रहता था, लड़कियों से मदद मांगता था, और लड़की जैसे ही उसके पास मदद करने के लिए आती थी तो फिर वो उसे जिंदा नहीं छोड़ता था। जेफरी डैमर एक सॉफ्ट स्पोकन, इंट्रोवर्ट और पड़ोसियों के लिए एक पोलाइट लड़का, लेकिन उसके अपार्टमेंट से रोज रात में ड्रिल मशीनों की आवाज आती थी। वो लोगों को काटकर अपने फ्रिज के अंदर प्रिजर्व करके रखता था। एक टाइम पर उसने कन्फेशन किया कि मैं तो बस उन लोगों को खोना नहीं चाहता था, इस वजह से मैं उन्हें मारकर अपने पास रखता था। इन सीरियल किलर्स का असली चेहरा कभी नहीं दिखता है, उनमें मासूमियत का ये मास्क इतना परफेक्ट होता है कि लोगों को पहचानने में कभी आता ही नहीं।
और जब लोग उसे पहचान पाते हैं तब तक कितनों की लाशें बीत चुकी होती है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जब कोई सीरियल किलर अपनी जिंदगी का पहला खून करता है तो तब वो कैसा महसूस कर पाते, गिल्ट करते या फिर थ्रिल। अगले पार्ट में जानेंगे कि उनके पहले खून का मोमेंट कैसे होता है जहाँ से एक आम इंसान एक किलर बन जाता है। हर एक सीरियल किलर के लाइफ में ऐसा एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक ऐसी रात, एक ऐसा पल जहाँ पर एक आम आदमी एक किलर बनता है। टेड बंडी के लिए अपनी जिंदगी का पहला मर्डर एक एक्सीडेंट अपॉर्चुनिटी था। उसने एक रात देखा कि एक लड़की रास्ते से अकेली जा रही तो कार उसके आसपास लेकर गया और उससे हेल्प मांगने लगा। जैसे ही वो लड़की उसके पास आई तो उसने मेटल रॉड से उस पर हमला कर दिया। वो पल जब उसके हाथ खून से रंगे होते हैं, जहाँ पर वो पहली बार और आखिरी बार डरता है, जिसके बाद वो केवल उसे रिपीट करता है जैसे कि उसके लिए वो कोई एडिक्शन बन जाता है। उसने कन्फेशन में बताया कि उसने पहली बार लड़की के आंखों में एक ऐसा डर देखा था जहाँ पर उसे खुद एक अजीब सा डर महसूस हुआ और उसके बाद वो थ्रिल वापस से चाहने लगा। बंटी के लिए पहला मर्डर एक ड्रग एडिक्टिव बन गया। उसके बाद वो बस ये थ्रिल चाहने लगा और फिर उसने अपनी एक्यूरेंसी और प्लानिंग बढ़ा दी और वो बार बार मर्डर करते ही गया जैसे कि वो एडिक्टर बन गया। जेफरी डहमर ने अपनी जिंदगी का पहला मर्डर 1978 में किया जब उसकी उम्र केवल 18 साल की थी। उसका पहला विक्टिम था स्टीवन हिक्स, एक हिच हाइकर। उस रात उन दोनों ने साथ में बियर पी, म्यूजिक सुना, काफी एंजॉय किया। लेकिन जिस टाइम पर स्टीवन जाने लगा तो डहमर का जुनून ट्रिगर हो गया। उसने अपने पास पड़े हुए बारबल से उसके ऊपर हमला कर दिया और उसके बॉडी के टुकड़े कर अपने फ्रिज में उसे प्रिजर्व कर दिया। डहमर ने कन्फेशन में बताया कि मैं तो बस स्टीवन को जाने नहीं देना चाहता था, उसे अपने पास रखना चाहता था, इस वजह से मैंने उसके साथ ये किया। फिर उसने सीखा कि केमिकल से कैसे बॉडी को प्रिजर्व किया जाता है और इसके बाद हर एक मर्डर उसके लिए एक नया एक्सपेरिमेंट बनता रहा। साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि उन सीरियल किलर्स के लिए अपना पहला खून ही सबसे ज्यादा सिंपल और नॉर्मल होता है। उसके बाद वो और भी डार्क और ब्रूचल बन जाते हैं। अगले खून में वो उससे भी खतरनाक कोशिश करते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या उन शैतानों को पहले ही समझा जा सकता है या उन्हें रोका जा सकता है? तो अगले पार्ट में जानेंगे क्या सोसाइटी और साइंस उन्हें रोक सकता है। सोचकर देखो, अगर टेड बंडी को अपनी जिंदगी का पहला खून करने से पहले ही किसी ने उसका दर्द सुन लिया होता या फिर जेफरी डहमर को भी खून करने से पहले किसी ने उसको समझ लिया होता तो आज 50 से भी ज्यादा जिंदगियां जिंदा होती। साइकोलॉजिस्ट ने इन सीरियल किलर्स के कॉमन ट्रेड्स को आइडेंटिफाई किया जिसे मैकडोनाल्ड ट्राइड्स भी कहते हैं, जिसके बारे में मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बात की थी। टेड बंडी को अपने पेरेंट्स के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन मिली जिससे वो ट्रिगर हुआ और जेफरी डहमर जिसने बचपन में ही प्यार नहीं देखा। हम अब तक ये बात समझ चुके हैं कि सीरियल किलर बस एक रात में या फिर अपने पहले खून से ही नहीं बनता है, लेकिन वो उनका बचपन उन चीजों के लिए काफी मायने रखता है जहाँ पर उन्होंने वो दर्द देखा होता है, जहाँ पर उन्होंने वो ब्रूचुअलिटी देखी होती है और उनका वो बदला यहाँ से जिंदा हो चुका होता है। अगर उन शैतानों की पहली चीज समझ ली जाए, जैसे कि किसी के बचपन में ही अगर उन्हें अच्छे तरीके से समझाया जाए या फिर किसी अच्छे रास्ते पर लगा दिया जाए तो शायद हम उन्हें किलर बनने से रोक सकते हैं। लेकिन जब वो अपनी जिंदगी का पहला खून करते हैं तो उसके बाद उन्हें पकड़ना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन अब ये सवाल आता है कि किस टाइप से पुलिस और FBI उन्हें पकड़ सकती है। तो अगले पार्ट में एक डार्क मिशन पर चलते हैं, सीरियल किलर प्रोफाइलिंग। जब एक सीरियल किलर अपनी जिंदगी का पहला मर्डर करता है तो वो सोचता है कि मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा, लेकिन जब वो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा मर्डर करता है तो उस टाइम पर पुलिस उसके पैटर्न को फॉलो करती है। जैसे कि हमने कई सारे मूवीज में देखा है कि पुलिस सबसे पहले उसके पैटर्न को समझते है, कि जैसे कि उसके खून करने का तरीका, जैसे कि उसके कहीं पर वार करने का तरीका। सीरियल किलर हर एक मर्डर के बाद अपना एक तरीका छोड़ता है। हर एक क्राइम के साथ उसका माइंड भी क्राइम करते रहता है और यही माइंड उसके लिए एक सिग्नेचर बन जाता है। अब पुलिस इस सिग्नेचर को कैसे ट्रेस करती है उसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि हमारी वीडियो की लेंथ काफी बड़ी हो चुकी है। इसके बारे में मैं किसी अगले वीडियो में जरूर बात करूंगा। तो अभी तक कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके रख दीजिए। अभी आप मेरी इस वीडियो को किसी कमरे में बैठकर, आपके ऑफिस में बैठकर या कहीं पर आराम से बैठकर देख रहे हो, लेकिन हो सकता है कि यह सीरियल किलर अभी किसी के साथ चाय पर बैठा हो या फिर किसी के साथ बस में ट्रैवलिंग कर रहा हो या फिर हो सकता है कि उसके लिस्ट में अगला नाम आप हो। और जब तक आप ये समझ पाओ तब तक कि आप भी किसी की कहानी बन चुके हो। बहुत बहुत धन्यवाद।